नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज हम द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 विषय हिंदी के अंतर्गत एक कहानी है पूस की रात, उसका अध्ययन करेंगे। इस कहानी के बारे में अपन जो गहनतम बिंदु है उसके इस कहानी के उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि इस कहानी के इस वीडियो को आप देखने के बाद में आप इस कहानी के सारे प्रश्नों को बिल्कुल चुटकियों में हल कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं पूस की रात कहानी। सर्वप्रथम हम इसके लेखक जो हैं उसका परिचय जान लेते हैं। इस कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद, जो हिंदी कहानी या कथा साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है। विश्व साहित्य में भी कथा साहित्य में जो प्रेमचंद जी का है एक बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लम्ही गांव, बनारस, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी में कथा सम्राट कहे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि कथा में उपन्यास और कहानी दोनों विधाएं शामिल की जाती है और दोनों विधाओं के ये प्रकांड विद्वान थे। बहुत ही ऊंचाइयों का लेखन इन्होंने कथा साहित्य में किया है। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर नामक संग्रह के 8 भागों में संकलित हैं। ये भी प्रश्न आता है कि लगभग कितनी कहानियां लिखी है, कौन से संग्रह में और कितने भागों में इनकी कहानियां संग्रहित है। इनकी प्रथम मौलिक कहानी संसार का अनमोल रतन मानी जाती है, जो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कफन 1936 उनकी अंतिम और सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। उनका मूल नाम धनपत राय था और उसके बाद में वो 1900 के आसपास से उर्दू साहित्य उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था, उर्दू में सर्वप्रथम। और उर्दू में लिखने के बाद में सोजे वतन ने कहानी संग्रह लिखा था और उस कहानी संग्रह को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था और ये हिदायत दे दी थी उनको कि आप अब कोई भी साहित्य लिखेंगे तो सरकार को पहले दिखाएंगे, उसके बाद ही कोई अपना साहित्य प्रकाशित कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने अपनी दूसरी पारी में अपना नाम बदलकर प्रेमचंद नाम से वो रचनाएं करने लगे हिंदी साहित्य संसार में। और प्रेमचंद जी को उनको ये जो प्रेमचंद नाम था, उनके प्रकाशक जो उनकी रचनाएं थी हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में जो प्रकाशन करते थे उनकी रचनाओं का, मुंशी दया नारायण निगम, उनकी तरफ से उनको ये नाम मिला था प्रेमचंद नाम। और इस नाम के मिलने के बाद में आजीवन वो इसी नाम से लिखते रहे। 1936 में ही उनका देहावसान हो गया था। ये है कहानी का लेखक परिचय। इसके बाद में हम आते हैं कहानी का सारांश, जो है पूस की कहानी का जो सारांश है उसको अपन देखेंगे। तो ये कहानी सन 1921 में लिखी गई और इस कहानी में किसान की ऋणग्रस्तता, मौसम की मार, कर्ज चुकाने की असमर्थता, तत्कालीन परिवेश, पशुओं के साथ किसान का रिश्ता, कृषि से हताशा, आवारा पशुओं की समस्या आदि का सजीव एवं मार्मिक चित्रण किया गया है इस कहानी में। और इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो हल्कू है। हल्कू किसान है और किसानी करते करते ही बहुत बड़ी भारी समस्याओं से वो जूझता है। उसके पास आधारभूत जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी उसको इतना जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। और किसान है जो जी तोड़ खेती में काम करने के बाद भी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तरसता रहता है बेचारा। उसकी पत्नी थोड़ी साहसी जरूर है पर परिस्थितियों से वह भी बेबस है। पौष माह जो कड़ाके की ठंड का माह होता है कि ठंड में बिना कंबल के मात्र एक चादर से वो अपना सर्दी का बचाव
करता है और उसमें काफ़ी दिक्कतें उसको आती हैं, और मात्र एक चादर में रखवाली करता है मजबूरी में, उसके बाद भी फसल को बचा नहीं पाता है और किसान से मजदूर बनने के लिए विवश हो जाता है। तो इस प्रकार से जो खेती का काम वो करता है वो उसके लिए अलाभकारी होने के बावजूद भी अपने खेतों को जोतना उसकी मजबूरी है। और मजदूरी से जितने उसने 3 रुपए इकट्ठे किए थे, इस कहानी की शुरुआत में हमें पढ़ने को मिलता है कि 3 रुपए उसने मजदूरी करके इकट्ठे किए थे, और वो रुपए इसलिए इकट्ठे किए थे ताकि सर्दी के मौसम में एक कंबल खरीदा जा सके और उस कंबल को ओढ़कर आराम से खेत की रखवाली और अपने शरीर की सुरक्षा वो कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि कहानी के प्रारंभ में सहना नाम एक जो उनके गांव का जमींदार होता है, वो उससे उसके जो कर्ज उसने लिया था उसको उसके पैसे लेने के लिए आ जाता है। तो हल्कू पर जमींदार सहना का पैसा बकाया है, उस पैसे को लेने के लिए वो आता है और बाहर रहकर वो मकान के बाहर, घर के बाहर आवाज़ लगाता है। अंदर जो उसकी पत्नी मुन्नी है, वो दोनों में आपस में बातचीत होती है, संवाद होता है कि वो कहता है कि लाओ वो 3 रुपए दे दे जो तेरे पास है, क्योंकि अब ये आ गया है, इसकी ऐसे में अपने क्या जवाब दूंगा मैं उसको। तो मुन्नी कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं ये पैसे नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि ये पैसे तो मैंने आपके लिए सर्दी के बचाव के लिए कंबल के लिए मैंने संजो के रखे हैं। लेकिन फिर वो ऐसी बात कहता है कि वो गाली सुनाएगा, अपमान करेगा। तब वो उसका जी घबरा जाता है और उसका कोई तर्क काम नहीं करता मुन्नी का, और 3 रुपए उसको दे देती है। तो इस प्रकार से ये करुण कहानी है। उसके बाद में जबरा जो है, जबरा जो पात्र आया है इस कहानी में, वो उसका जो हल्कू किसान है उसका एक पालतू कुत्ता है। और इसके बिंदु हम देखते हैं कि अभी रात बाकी है, इसका अनुमान हल्कू कैसे करता है। हल्कू आकाश में जो सप्त ऋषि तारा मंडल हम देखते हैं रात्रि के समय में, कि जो तारा मंडल में 7 तारों का समूह होता है, वो जैसे सिर के ऊपर आ जाता है तो हम किसान आम जीवन में जनजीवन में ये सोच लेता है कि वो 12 बज गए हैं। उसके बाद में जैसे जैसे अपने सिर से उधर की दिशा में वो जाता है तारामंडल, तो वैसे वैसे रात्रि के कटने का वो अनुमान लगाता है। रात काटने के लिए वो बड़ा वह चिलम पर चिलम पीता है ताकि उसके शरीर में कुछ गर्मी आए और उसके एक तो उसका समय भी व्यतीत हो जाए और उसके शरीर को भी वो गर्मी युक्त बनाए रख सके, ऐसा वो मानता है। बहुत सारे व्यक्ति नशा करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो काम, उनको लगता है कि काम करने के बाद में वो आसानी से वो काम कर लेते हैं, ऐसा उनकी अपनी मान्यताएं होती हैं। और 8 चिलम पी चुका होता है और उसके बाद भी उसे सर्दी से बचाव उसका नहीं हो पाता है। रात काटने के लिए 8 चिलम पीता है। हल्कू हल्कू के खेत से एक गोली टप्पे यानी दूरी नापने की स्थानीय इकाई, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। जो अपन ने शुरुआत में देखा है, उनका जन्म स्थान बनारस, उसके आसपास के परिवेश से संबंधित कहानी है, 1921 में लिखी गई थी। तो वहाँ जो थोड़ी दूरी होती है, पास में कोई जगह होती है, उसको बताने के लिए एक गोली टप्पे शब्द का काम का उपयोग में लिया जाता है। दूरी नापने की एक स्थानीय इकाई होती है। पर आमों का एक बाग है, आम का एक बाग था और उस बाग में क्योंकि पतझड़ का समय था तो बहुत सारे पत्ते उस पेड़ के नीचे, बाग पेड़ जो विभिन्न प्रकार बहुत सारे पेड़ थे उसके नीचे पत्ते इकट्ठे हो रखे थे। तो उन पत्तों को इकट्ठे करने के लिए पास के अरहर के खेत में जाकर वह कई पौधे उखाड़ लाता है ताकि उन पौधों से वो झाड़ू का काम ले सके और झाड़ू से बहुत सारे पत्ते वो इकट्ठे कर सके और इकट्ठा करके वो उनको जला के कुछ गर्मी अपने शरीर में पाए और अपने जो अपने साथी था जबरा कुत्ता, उसको भी वो उसके शरीर को भी गर्म रखे, इसके लिए वो प्रयास करता है। और जबरू जोर से भौंकता है। उसी दौरान एक समय ऐसा आता है कि जब ये पत्ते लेने जाता है, उससे पहले ठंड के अति प्रकोप के हिसाब से वो उसको अपने अभिन्न मित्र, अपने सहोदर भाई के समान उस कुत्ते को अपने साथ लेकर सोता है।
देखो परिस्थिति ऐसी होती है जो जानवर को और मनुष्य को बिल्कुल पास लेके आ जाती है। इस प्रकार की कहानियाँ, इस प्रकार की कहानी में वर्णन है। उसके बाद में जब जोर से भौंकता है उसको, क्योंकि हम जानते हैं कि कुत्ते में जो संवेदनाएं होती है दूसरे आसपास जो घटित होता है वो चौकन्ना होता है कुत्ता, तो वो जान लेता है कि खेत में जानवर आ गए हैं। तो चबरू कुत्ता जोर से भौंकता है, खेत की ओर भागता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि खेत में नीलगाय चल रही है। और इस प्रकार से उनको भगाने के लिए इसलिए भागता है कि मैं जब भागूंगा तो मेरा मालिक भी मेरे पीछे पीछे आएगा, और पीछे पीछे आने से मैं मैं अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दूंगा, और इस प्रकार से खेत की रखवाली भी हो जाएगी, उसका नीलगाय से बचाव भी हो जाएगा। लेकिन खेत चले जाने पर भी ठंड के मारे हल्कू उन जानवरों को भगाने की हिम्मत तक नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि इतनी बड़े प्रयास से तो मैंने बहुत सारी पत्तियों का ढेर जो था उसको जलाकर अपने शरीर में गर्मी प्राप्त किया, मैं बाहर जाऊंगा तो वापस मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो इस हिसाब से वो नहीं जाता, वो अपने मन को दिलासा देता है, झूठा दिलासा देता है कि कि जानवर जब रह के रहते जानवर मेरे खेत को कैसे चल जाएंगे, तो मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं। ये जो जबरा कुत्ता है यही मेरे जो नीलगाय चल रही है, जो भी जानवर आवारा जानवर मेरे खेत में आ गए उनको भगा देगा। और फिर बाद में वो देखता है, फिर बाद में जब झबरा को लगता है कि जानवर चल रहे हैं, मालिक नहीं आ रहा है, तो वो कुछ नहीं कर पाता है, और ऐसे ही उसकी नींद लग जाती है। उसके बाद में सुबह हो जाती है, सुबह हो जाती है तो फिर वो मुन्नी आती है उसकी पत्नी को, देखती है कि सारा खेत जानवरों ने चौपट कर दिया है, आप क्या कर रहे थे। तब वो कहता है आखिरी रात को यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, यहाँ सोना कितना मुश्किल है, खेत के रखवाले की बात कर रहे हो, खुद का बचाव नहीं हो पा रहा है। हल्कू ने प्रसन्न भाव से कहा ये बात कि रात को यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा कम से कम। और इस प्रकार से मार्मिक कहानी, बहुत ही मार्मिक मोड़ इसमें है। मैंने इसके प्रमुख बिंदुओं को और प्रमुख जो संवेदनात्मक बिंदु उसको छूने का प्रयास किया है, और मेरा ये प्रयास है कि बहुत कम समय में, कम समय के वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे दूं, ताकि आप इस प्रकार की जो रचना और रचनाकार वाले प्रश्न हैं उनके गहनतम बिंदुओं को छू सके, अपने मन में एक थीम बना सके, ताकि जैसे आप परीक्षा में बैठे प्रश्न आए वो उस थीम के आधार पर आप प्रश्नों को कर सके। इस प्रकार से ये कहानी थी पूस की रात, मात्र 3 पृष्ठ की कहानी है, बहुत छोटी कहानी। आराम से हम जो भी प्रश्न इससे आते हैं वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।